नमस्ते रहस्य पुनर्कथन यहाँ। आज मैं द डार्केस्ट माइंड्स नामक एक अमेरिकी डायस्टोपियन फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ। बिगाड़ने वाले आगे, सावधान रहें और ध्यान रखें। वर्ष 2043 में संयुक्त राज्य अमेरिका में बच्चे और किशोर एक भयानक बीमारी के कारण मरने लगे जो केवल बच्चों को प्रभावित करती है। ये रोग संक्रामक है और बहुत तेजी से फैलता है। हालांकि यह बीमारी केवल बच्चों के लिए घातक है, वयस्कों के लिए नहीं। इस वायरस के परिणामस्वरूप 98% बच्चों और किशोरों की मृत्यु हो जाती है और केवल 2% बच्चे ही इस बीमारी से बच पाते हैं, और जो बच्चे बच जाते हैं वे असामान्य हो जाते हैं। ये बीमारी इन बच्चों में एक विशेष क्षमता पैदा करती है जो उन्हें खतरनाक बनाती है। सरकार सभी माता पिता से आग्रह करती है कि वे अपने जीवित बच्चे को उपचार और अनुसंधान के लिए एक शिविर में सौंप दें। और उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ग्रे का दावा है कि उनका बेटा क्लेंसी इस बीमारी से बच गया है और फिलहाल कैंप में उसका इलाज चल रहा है और उसकी हालत बेहतर हो रही है। शिविर में डॉक्टरों और वैज्ञानिकों ने बच्चों और उनके विकारों को 5 रंगों में वर्गीकृत किया। सबसे पहले यह उन बच्चों के लिए साग है जिनकी बुद्धि बढ़ गई है। दूसरा उन लोगों के लिए नीला है जिनके पास टेलीकिनेटिक क्षमताएं हैं। तीसरा समूह सोने का है जिनके पास बिजली में हेरफेर करने की शक्ति है। पहले 3 समूहों को काफी सुरक्षित माना जाता है और उनका इलाज केवल उपचार शिविरों में किया जा रहा है। चौथा समूह वह समूह है जो खतरनाक माना जाता है। लाल रंग उन लोगों के लिए है जो आग पर नियंत्रण कर सकते हैं, और 5वां समूह नारंगी है। यह उन लोगों के लिए सबसे खतरनाक समूह है जो अन्य लोगों के दिमाग में हेरफेर कर सकते हैं। लाल और नारंगी समूह बहुत दुर्लभ है और सरकार उन्हें बहुत खतरनाक मानती है और उन्हें तुरंत मौके पर ही मारने का आदेश देती है। फिल्म हमें एक ऐसी सेटिंग पर ले जाती है जहां रूबी नाम की एक छोटी लड़की अपने माता पिता के साथ अपना जन्मदिन मना रही है। वे चिंतित हैं क्योंकि आसपास के सभी बच्चे मर चुके हैं और केवल रूबी अभी भी जीवित है। रात में रूबी अपनी मां को शांत करने के लिए उनके कमरे में आती है, लेकिन अचानक जब वह अपनी मां का हाथ पकड़ती है तो उसे एक अजीब सा दृश्य दिखाई देता है। सुबह उसकी मां रूबी को अपनी बच्ची के रूप में नहीं पहचानती और उसकी मां रूबी को उपचार शिविर में ले जाने के लिए सरकार को बुलाती है। अंततः रूबी को अन्य बच्चों के साथ उपचार शिविर में ले जाया गया। शिविर में लाए गए प्रत्येक बच्चे की डॉक्टर द्वारा जांच की जाती है ताकि यह पता लगाया जा सके कि उनमें क्या असामान्यता है। रूबी को परीक्षा के लिए ले जाया गया जहां उसकी पहचान नारंगी रंग के सबसे खतरनाक समूह के रूप में की गई जो अन्य लोगों के दिमाग को नियंत्रित कर सकता है। इसलिए डॉक्टर तुरंत रूबी को जानलेवा इंजेक्शन लगाना चाहते हैं, लेकिन रूबी उसके दिमाग को नियंत्रित करने और उसे समझाने में सक्षम है कि वह हरी है जिनकी बुद्धि में तेजी से सुधार हुआ है और उन्हें खतरनाक नहीं माना जाता है। शिविर में 3 समूह हैं, हरा, नीला और सुनहरा, लेकिन कोई लाल या नारंगी नहीं है क्योंकि वे सभी तुरंत मौके पर ही मारे जाते हैं। इसके बाद रूबी कैंप में ग्रीन बनकर अपना जीवन व्यतीत करती है। 6 साल बीत चुके हैं। कैंप में काम कर रही रूबी को गलती करने पर कैंप कैप्टन ने डांटा है। कप्तान को लगता है कि रूबी वहां मौजूद अन्य लोगों की तुलना में अधिक मूर्ख है और बहुत ज्यादा बातें करती है। हालांकि रूबी का कैंपमेट रूबी का बचाव करने की कोशिश करता है और कैंप कैप्टन का अपमान करता है, जिससे रूबी क्रोधित हो जाती है और परिणामस्वरूप कैप्टन उसे सजा देने के लिए अपने साथ ले जाता है। शिविर में बच्चों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है। बाद में शिविर में अक्सर आवृत्ति परीक्षण आयोजित किए जाते हैं। संक्षेप में, ये आवृत्ति परीक्षण एक ऐसा परीक्षण है जो बहुत तेज ध्वनि का उपयोग करता है जिसकी आवृत्ति केवल बच्चे ही सुन सकते हैं। इस आवृत्ति परीक्षण के दौरान रूबी बेहोश हो जाती है और उसे डॉक्टर नामक डॉक्टर के पास ले जाया जाता है आगे की जांच के लिए। केट जांच से अधिकारी को पता चला कि रूबी नारंगी रंग की है। डॉक्टर केट ने रूबी को गुप्त रूप से एक नोट लिखा कि उन्हें पता चला है कि रूबी एक नारंगी है और वे उसे तुरंत मार देंगे। और डॉक्टर केट रूबी को बॉयलर रूम में उससे मिलने के लिए कहती है। घबराई हुई रूबी फिर सीधे बॉयलर रूम में जाती है और वहां डॉक्टर केट उसका इंतजार कर रही है। उस समय तक घुसपैठ का अलार्म बज चुका होता है और सभी अधिकारियों को रूबी की तलाश करने का आदेश दिया जाता है। डॉक्टर के साथ केट की मदद से रूबी डॉक्टर की मदद से वहां से निकलने में कामयाब हो जाती है। केट की कार, लेकिन चौकी पर रूबी लगभग पकड़ी जाती है, लेकिन रूबी अपनी शक्ति का उपयोग करके अधिकारी के दिमाग को नियंत्रित करती है ताकि उन्हें भागने दिया जा सके। आखिरकार 6 साल बाद रूबी कैंप से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है। कार में केट को रूबी के लिए एक पैनिक बटन मिलता है जिसे खतरे में होने पर ट्रैकर के रूप में सक्रिय किया जा सकता है। केट बताती है कि वह बच्चों की लीग का हिस्सा है जिसका मिशन बच्चों को शिविर से बचाना और सरकार से लड़ना है। केट अपने प्रेमी रॉब से मिलने के लिए उसे एक गैस स्टेशन पर ले जाती है जो एक बच्चे को बचाने के मिशन पर है। लेकिन जब रूबी लगभग गिरती है और रोब का हाथ पकड़ लेती है तो उसे रोब का आभास होता है जो बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करना पसंद करता है। रूबी को उनके इरादों पर संदेह हो जाता है। जब रूबी एक दुकान पर अपने कपड़े बदलती है तो उसे अचानक एक छोटी लड़की दिखाई देती है जो बिजली में हेरफेर कर सकती है। रूबी को देखकर लड़की भाग जाती है और रूबी उसका पीछा करती है।
फिर लड़की एक वैन में बैठ जाती है और रूबी डॉक्टर से छिपने के लिए उसके पीछे चलती है। कैट, छोटी लड़की का नाम सू है और वह प्रतिरक्षित है और अपनी क्षमता के कारण हमेशा दस्ताने पहनती है। सू के साथ लियाम और चार्ल्स नामक दो दोस्त भी हैं। लियाम टेलीकिनेसिस क्षमता वाला नीला है, जबकि बुद्धिमान चार्ल्स हरा है। वे रूबी के साथ जाने और उसे केट से भागने में मदद करने के लिए सहमत हुए। रास्ते में एक महिला है जो उनका पीछा करने की कोशिश करती है। उसका नाम लेडी जेन है। लेडी जेन एक बच्चों की शिकारी है जो पैसे के लिए काम करती है। पीछा करते समय केट भी उनका पीछा करने की कोशिश करती है। हालांकि लियाम अपनी टेलीकिनेसिस शक्ति का उपयोग करके उन्हें परेशान करने के लिए सड़क पर पत्तियां बिखेरता है और यहाँ तक कि पेड़ों को भी गिरा देता है। परिणामस्वरूप वे भागने में सफल हो जाते हैं। वे एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानने भी लगते हैं, लेकिन रूबी अपनी नारंगी रंग की पहचान नहीं बताती और झूठ बोलती है कि वह हरी है। लियाम बताते हैं कि वे पूर्वी नदी के किनारे बच्चों के एक समूह के पास जा रहे हैं जिसका नेतृत्व स्लिपकिड नामक एक रहस्यमय व्यक्ति कर रहा है। वे उस बेकार बच्चे की पहचान नहीं जानते, लेकिन ऐसा लगता है कि वह एक नारंगी है जो लोगों के दिमाग को नियंत्रित कर सकता है। वह ये भी बताते हैं कि बच्चों की लीग का नेतृत्व डॉक्टर केट रहने के लिए अच्छी जगह नहीं है। वह बच्चों की लीग में हुआ करते थे, जहां उन्होंने बच्चों को सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी क्षमताओं का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया। लियाम को सैनिक बनने का विचार पसंद नहीं आया और इसलिए उन्होंने अंततः लीग छोड़ दी। इस बीच रूबी और अन्य लोग एक सराय में रात बिताते हैं। रूबी को अपने माता पिता के साथ बिताया समय याद है। ये पता चला है कि वह वास्तव में अपनी क्षमता को नियंत्रित नहीं कर सकती थी और इस वजह से उसने गलती से अपने माता पिता की यादों को मिटा दिया जब वह बच्ची थी। सोते समय रूबी गलती से सू के हाथ को छू लेती है और फिर उसे याद आता है कि सू एक सरकारी शिविर में हुआ करती थी, लेकिन अंततः उसने और सैकड़ों अन्य बच्चों ने विद्रोह कर दिया और भाग गए और विद्रोह का नेतृत्व लियाम ने किया था। शिविर में अपने जीवन के दौरान आघात के कारण सू मूक हो गई। सुबह वे खरीदारी करने और कुछ सामान लेने के लिए एक लंबे समय से परित्यक्त मॉल में जाते हैं। वे वास्तव में एक साथ अपने पलों का आनंद लेते हैं क्योंकि उनका बचपन कभी भी सामान्य नहीं रहा, लेकिन अचानक उनके शरीर को लोगों के एक समूह द्वारा उठा लिया जाता है और नियंत्रित किया जाता है। सौभाग्य से सू इसे रोकने के लिए अपनी विद्युत शक्ति का उपयोग करती है। ये पता चला है कि वे भी उन बच्चों का एक समूह है जिनके पास टेलीकिनेसिस क्षमताएं हैं। रात में वे ईस्ट रिवर में बच्चों के सहयोग और इसकी अत्यंत गुप्त प्रकृति के बारे में बात करते हैं। वे जानते हैं कि ईस्ट रिवर कहाँ है, लेकिन वे रूबी और उसके दोस्तों को सटीक स्थान नहीं बता सकते क्योंकि यह एक रहस्य है जिसे वे नहीं बता सकते। हालांकि रूबी गुप्त रूप से अपनी टेलीपैथी का उपयोग करके उनमें से एक को अनजाने में उस स्थान के बारे में सुराग दे देती है जो ईडियो अक्षर है। बाद में उस रात प्रतिभाशाली चार्ल्स ने ये पता लगाने की कोशिश की कि ईडियो क्या है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। हालांकि रूबी से उसके पिता के पुलिसकर्मी होने के बारे में बात करने के बाद चार्ल्स को एहसास होने लगा कि ईडियो एक रेडियो फ्रीक्वेंसी हो सकती है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि वह 5 का प्रतिनिधित्व करते हैं, D4 का प्रतिनिधित्व करता है और O0 का प्रतिनिधित्व करता है, और वह रेडियो फ्रीक्वेंसी के लिए 540 नंबर का उपयोग करता है। अंत में उन्हें फ्रीक्वेंसी से एक संदेश प्राप्त होता है और पता चलता है कि स्थान लेक प्रिंस वर्जीनिया में है। अगले दिन सड़क पर लेडी जेन नामक बच्चा शिकारी उन पर घात लगाकर हमला करता है और वह बच्चों को अक्षम करने के लिए अपनी राइफल की ध्वनि आवृत्ति का उपयोग करती है। सौभाग्य से रूबी लेडी जेन के दिमाग को नियंत्रित करने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करती है और जेन को उचित सजा देती है। लियाम और अन्य लोग हैरान हैं कि रूबी इस समय नारंगी रंग की है। ये पता चला कि रूबी ने इस समय उनसे झूठ बोला है क्योंकि उसे अपनी क्षमताओं पर गर्व नहीं है। कुछ समय बाद रूबी लियाम को अपने अतीत के बारे में बताती है और वे एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। अंततः वे अपनी यात्रा जारी रखते हैं और लेक प्रिंस वर्जीनिया पहुंचते हैं। वहां उनकी मुलाकात अपने जैसे दूसरे बच्चों से होती है। वे बहुत आश्चर्यचकित हैं क्योंकि उन्होंने बहुत लंबे समय से इतने सारे बच्चे नहीं देखे हैं। वे स्लिपकिड से भी मिलते हैं और यह पता चलता है कि इस समय वह राष्ट्रपति क्लेंसी ग्रे का बेटा है। क्लेंसी रूबी की तरह ही एक नारंगी रंग है। रात को उन्होंने पार्टी की। लियाम और रूबी एक साथ रोमांटिक अंदाज में डांस करते हैं। सुबह उन सभी को एक काम दिया जाता है और रूबी को क्लेंसी की मदद करने का काम सौंपा जाता है। क्लेंसी ने रूबी को बताया कि वह इस भयानक बीमारी से बचने वाले पहले लोगों में से एक है और सरकार ने इसका इलाज बनाने के लिए प्रयोग में उसका इस्तेमाल किया, लेकिन डॉक्टर असफल रहे और उनके राष्ट्रपति पिता ने जनता से झूठ बोला कि उन्हें इसका इलाज मिल गया है। आखिरकार क्लेंसी भाग निकली और उसने एक बच्चों का संघ बनाया जहां सभी बच्चे सुरक्षित रूप से रह सकते हैं। क्लेंसी फिर रूबी को सिखाती है कि अपनी शक्ति को कैसे नियंत्रित किया जाए और दूसरे लोगों के दिमागों को उनके हाथों को छुए बिना कैसे नियंत्रित किया जाए, और रूबी अंततः सफल हो जाती है। बदले में रूबी उसे सिखाती है कि लोगों की यादों को कैसे मिटाया जाए। हालांकि इस प्रक्रिया के दौरान क्लेंसी अपने मन पर नियंत्रण रखती है और उसे चूमने की कोशिश करती है।
रूबी व्याकुल हो जाती है और वह उसे मारती है और चली जाती है। रूबी और उसकी सहेलियों ने अंततः वहां से निकलने का फैसला किया, लेकिन भागते समय शिविर के सैनिकों द्वारा उन पर घात लगाकर हमला किया जाता है। लियाम वापस लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक वह बेहोश हो जाता है। पता चला कि क्लेंसी ने उसे बेहोश कर दिया है। ये पता चला है कि इस बार क्लेंसी ही इसके पीछे का मास्टरमाइंड रहा है। क्लेंसी ने सभी बच्चों को गिरफ्तार करने के लिए कैंप कैप्टन से संपर्क किया है। क्लेंसी अपने राष्ट्रपति पिता के साथ छेड़छाड़ कर रहा है और अपनी शक्ति का उपयोग करके सरकार पर नियंत्रण कर रहा है। उसका मुख्य लक्ष्य महाशक्तियों वाले बच्चों की अपनी सेना तैयार करना है, ताकि उसे कभी किसी के द्वारा दुर्व्यवहार का शिकार न होना पड़े। इसके बाद रूबी अपनी शक्ति का उपयोग करके शिविर के कप्तान को आत्महत्या करने पर मजबूर कर देती है और सू भागने की तरकीब रचने के लिए बिजली को नियंत्रित करती है। अचानक सशस्त्र बल सभी बच्चों को गिरफ्तार करने के लिए हेलीकॉप्टर के साथ पहुंचते हैं। सैनिक उन बच्चों को लाल समूह में ले आए जो आग पर नियंत्रण कर सकते थे। ये पता चला कि उन्हें सरकार द्वारा गुप्त रूप से हथियार दिया गया था और उन्होंने शिविर में आग लगा दी। आखिरकार लड़ाई शुरू होती है। लाल सेना लियाम और उसके दोस्तों को जलाने की कोशिश करती है, लेकिन लियाम जवाबी कार्रवाई करने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है। लेकिन अचानक क्लेंसी लड़ाई के बीच में आ जाती है और वहां मौजूद सभी बच्चों के दिमाग में हेरफेर करती है। लियाम और अन्य को स्थान छोड़ने और रूबी को वहां छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है, क्योंकि केवल रूबी के पास क्लेंसी का सामना करने की शक्ति है। रूबी अपनी क्षमता का उपयोग अपनी सेना बनाने में करती है। हालांकि क्लेंसी अपने क्रूर स्वभाव को दर्शाता है और एक दूसरे को गोली मारकर खुद को मारने के लिए उनके मन को नियंत्रित करता है। इसके बाद क्लेंसी रूबी को अपनी तरफ करने और उसके दोस्तों को भूलने के लिए अपनी नई मेमोरी मिटाने वाली शक्तियों का उपयोग करने की कोशिश करता है, लेकिन रूबी पायलट के दिमाग को नियंत्रित करने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करती है और हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसमें विस्फोट हो जाता है। रूबी चार्ल्स की मदद से विस्फोट से बचने में सफल हो जाती है, लेकिन दुर्भाग्य से चार्ल्स जल जाता है और वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है, जिससे रूबी के पास मदद के लिए बच्चों के लीक को कॉल करने के लिए अपने पैनिक बटन का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है। अगली सुबह लीक दस्ता उन सभी को लेने आता है। चार्ल्स को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जबकि सू को एक अच्छे परिवार ने गोद ले लिया। लेकिन लियाम को लीक द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि उसने पहले भी लीक में धोखा दिया था। लीक का मानना है कि लियाम को लीक के बारे में इतना कुछ पता है कि उसे मुक्त छोड़ दिया जा सकता है। रूबी केट से मिलती है और लीक में एक सैनिक बनने और उनके साथ सरकार के खिलाफ लड़ने का वादा करके लियाम को रिहा करने के लिए सौदेबाजी करती है। हालांकि केट को यकीन है कि लियाम रूबी के बिना कभी नहीं जाएगा और वह रूबी को लीक में शामिल नहीं होने देगा। आखिरकार रूबी की मुलाकात लियाम से होती है। लियाम बताते हैं कि वह चाहते हैं कि वे दोनों एक साथ रहें और भविष्य में दोनों की योजनाओं पर चर्चा करें, लेकिन रूबी को लियाम की याददाश्त से खुद को मिटाने के लिए मजबूर किया जाता है, ताकि लियाम को रिहा किया जा सके और वह शामिल हो सके और बच्चों की लीक से लड़ सके। वैन में उनकी पहली मुलाकात से लेकर बातचीत और साथ में डांस करने तक की रूबी की सभी यादें उसकी याददाश्त से गायब हो गई हैं। अचानक लियाम को रूबी और लियाम के जाने के बारे में कुछ भी याद नहीं रहता। रूबी तब रोती है जब वह लियाम को जाता हुआ देखती है। कहानी के अंत में रूबी बच्चों की लीग के साथ जुड़ती है और प्रशिक्षण लेती है, लेकिन और भी बहुत कुछ है। रूबी और उसके दोस्तों का संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि यह पता चला है कि क्लेंसी अभी भी जीवित है और दोनों पक्षों के बीच भयंकर युद्ध अवश्यंभावी होगा। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की मदद के लिए लाइक छोड़ें। देखने के लिए धन्यवाद।